के शो में। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में मुबैना बेकायदगियां बेनकाब। जाली डेथ ग्रांट्स, गैर कानूनी अलॉटमेंट्स, एम्यूनिटी प्लॉट्स की फरोख्त, नैब की तहकीकात। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एहतशाम मियो पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम एक महकमा होता है जिसको कहा जाता है सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड। अब इस अहम तरीन महकमे के अंदर सूबा सिंध में क्या आईनी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद यानी 2014 के बाद पावर्स डिवॉल्व होने के बाद हुआ क्या है इस महकमे के साथ अंदरूने खाना, यानी अगर हम उसमें बोगस डेथ ग्रांट्स से लेकर बोगस मैनेज ग्रांट्स और फिर इलीगल अलॉटमेंट्स ऑफ प्लॉट्स और ये तमाम चीजें ऐसी जो मैं इस वक्त फैक्चुअली आपके सामने इस तरह हम बेनकाब में रखते हैं, तो आज भी हम रखेंगे। और इससे आगाज करते हुए मैं चाहूंगा कि हम एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो सूबा सिंध का है उसकी एक कंप्लेन जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जो कंप्लेन के ऊपर आगे बनी इस रिपोर्ट के अंदर, और जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने महकमा वर्कर वेलफेयर जो फंड इस पर है इस बोर्ड से जो उसके डायरेक्टर को खत लिखा 23/1/2019 को, जिसमें कहा गया जी द सब्जेक्ट इज कंप्लेन अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, वर्कर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, सेसी एंड अदर्स। इस अहम तरीन डॉक्यूमेंट में, इस अहम तरीन जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसमें एंटी करप्शन ने कहा गया जी कि एंटी करप्शन हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एलिजेड ऑफेंस अंडर द एंटी करप्शन अलाइड लॉज एंड गवर्निंग क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस. In order to reach at the logical conclusion, it is requested to please direct well-conversant officer to attend this office along the following record and information. जो रिकॉर्ड तलब किया गया उसके अंदर जो वर्कर वेलफेयर फंड की तरफ से डिटेल ऑफ फंड्स जो रिसीव हुई विद इफेक्ट 2015 टिल डेट, डिटेल ऑफ फंड्स रिसीव फॉर वेलफेयर स्कीम्स विद इफेक्ट 2015 टिल डेट यानी 2019 तक, 23/1/2019 अब यह खत लिखा गया. लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ स्कॉलरशिप्स, ग्रांट इन एड एंड डेथ ग्रांट्स ऑफ लास्ट 3 years ईयर वाइज, बजट एलोकेशन of last 3 years, criteria policy for the grant of disbursements, minutes of the scrutiny committee duly approved by the chairman and other members of the board, name of disbursing officer during the last 3 years, ways for disbursement either through checks or online transmissions, copy of inquiry reports in respect of beneficiaries of workers, complete details of labor colonies along with details of allottees, criteria, policy for allotment of flats. तमाम तफसीलात वर्कर वेलफेयर फंड की तलब की गई. एक और दस्तावेजात अब आपको दिखाते हैं, और ये अहम तरीन जो डॉक्यूमेंट है ये नैब की तरफ से लिखा गया, और इधर भी सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी को नैब ने नवंबर 2018 में 29 नवंबर 2018 को एक खत के अंदर जो तफसीलात तलब करी है उसमें कहा गया यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसमें अगेंस्ट इंक्वायरी अगेंस्ट मुजफ्फर शाह इसमें लिखा गया जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं. कहा गया जी यू रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अलॉटीज ऑफ 500 क्वार्टर्स इन लेबर कॉलोनी मीरपुर माथेलो, और इसमें CNIC, UBI कार्ड, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, अलॉटमेंट लेटर. यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ फाइल्स ऑफ ग्रांट केसेस, मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट, स्कॉलरशिप ग्रांट from 2014 till date in Sakkar and Mirpur Mathelo region. The above information documents are required under section 27 of NAB ordinance. ये डेथ ग्रांट्स, मैरिज ग्रांट्स और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप ग्रांट्स के नाम पर सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में हो क्या रहा है ये आज तफसीलन आप जान सकेंगे. मैंने जिस तरह कहा डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट, स्कॉलरशिप ग्रांट्स, उसके अलावा फेक अलॉटमेंट्स जो प्लॉट्स की हुई हैं उसकी भी एक दस्तावेजी सबूत के साथ हम आपके सामने डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एहतशाम मियो पर मुबैना तौर पर इल्जामात है कि उन्होंने इसमें अहम तरीन किरदार अदा किया. नैब की और जो एंटी करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके सामने रखी हैं, जिसमें प्लॉट्स इशू किए गए और ये अलॉटी के नामों के साथ जो फेरिस्त है नंबर ऑफ प्लॉट्स इशू किए गए वो आपको हम दिखा रहे हैं. जो अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे, जिसके बारे में कहा गया है जो अलॉटमेंट ऑर्डर्स हैं वर्कर्स को जो है वो अलॉट किए गए. ये जो है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज के साथ हम दिखा रहे हैं. अहम तरीन मामला इसमें
और एक और इंपॉर्टेंट है जो कि गैर कानूनी तैनातियों का है। और ये हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट्स हुई और अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल इस तरीके से कि ड्यूरिंग द इंटरिम केयरटेकर सेटअप, यानी जब पाबंदी थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी भी तैनाती की या फिर इस वक्त किसी को भी इस वक्त हायर करने की, इस वक्त किसी को भी नए तरीके से इनरोल करने की ऑर्गेनाइजेशन में, बोर्ड में, वहां उस वक्त इलेक्शन कमीशन का एक खत आपके सामने रखते हैं जहां लिखा गया कि 29 जून 2018 को इलेक्शन से कुछ दिन कि अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड इन वायलेशन ऑफ बैन ऑर्डर इम्पोज्ड इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2018 रिक्वेस्ट फॉर एक्शन एंड ऑर्डर्स for conduct of inquiry. I am directed to forward herewith a copy of an application received from Jamil Ahmed Mahar, Sakhar Sindh on the subject noted above, and to say the competent authority has desired that necessary action must be taken under law and facts duly verified. The report outcome of the case be sent to this office at the earliest. Election Commission ने इस नोटिस दिया और जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं, वी कैन शो यू द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, 200 के करीब अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और ये अपॉइंटमेंट्स इंटरिम केयरटेकर सेटअप के दौरान हुई हैं। 200 जो अपॉइंटमेंट्स आपको हम बता रहे हैं, ये तमाम कुछ हो रहा है। लेकिन जो वजीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, वो क्या फरमाते हैं इस महकमे के बारे में, गवर्नमेंट की वर्कर पॉलिसीज ऑफ वर्कर वेलफेयर बोर्ड के बारे में, सोशल सर्विसेज के बारे में, सोशल सेक्टर के बारे में, उन्हीं की जबानी सुनते हैं कि उनकी स्टेटमेंट क्या है इस बारे में। हमारी पार्टी हर तबके के लोगों को, उसमें मजदूर क्यों ना हो, किसान क्यों ना हो, तालिब इल्म क्यों ना हो, हर तबके के लोगों के लिए एक पॉलिसी बनाई है, जो एक असूल बनाए हुए हमारे मैनिफेस्टो में, उस पर अमल दरामद करेगी। अगर सिर्फ हम ये अपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत बाकी जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है, ये सिर्फ इंश्योर करें कि मजदूर को, उसके बच्चे को बेहतर पढ़ने की सहूलियत मुयसर हो और उनको इलाज का सही मौका मिले, तो जो मिनिमम वेज है वो फिर कुछ भी सेट कर सकती है। अदरवाइज ये जो 15,000 या 16,000 रुपए से किसी का गुजारा नहीं होता। तो बात यह कि डेथ ग्रांट्स, मैरिज ग्रांट्स, स्कॉलरशिप ग्रांट्स और इसके अलावा अगर फेक अलॉटमेंट्स ऑफ प्लॉट्स, एमिनिटी प्लॉट की अलॉटमेंट हो या फिर आप उसकी और तह में जाएं तो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हो, जो कि इलेक्शन कमीशन केयरटेकर सेटअप के दौरान करता है और इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस भी लेता है। आपको एक और अहम तरीन साउंड बाइट सुनवाते हैं जो हमने कामूस गुल खटक साहब, जो कि है मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के, मामला जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर चल रहे हैं, जो पसे पर्दा हकायक हैं वो क्या हैं, उन्हीं की ज़बानी हमने उनसे गुफ्तगू करी। वो उस वक्त कुछ देर कबल जो रिकॉर्ड हुई हमने उनसे जो गुफ्तगू करी, उन्होंने क्या बताया अंदर के मामलात, वो हैरान कुन है, बेनकाब किए हैं इस गुफ्तगू में। लेट्स हियर दिस। 2014 से वर्कर की वेलफेयर बंद हो गई। कौन लोग हैं? यही लोग हैं जो हुक्मरान है। और कौन लोग हैं? अगर कोई करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको घर बिठा देते हैं, स्पेयर कर देते हैं, उसको बदली कर देते हैं, उसको जेर एताब रख देते हैं। एक डायरेक्टर वर्क्स था अनीसुर रहमान करप्शन में मुलविस नहीं होता था, उसको 1.5 साल तक अपने घर पे बिठाया। कोई आदमी यहाँ रह ही नहीं सकता अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, अफसरों को रहने नहीं देते। लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा। मेरा ताल्लुक है वेलफेयर से, वेलफेयर नहीं हो रहा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2014 से 2018 तक सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड के जो लोग मर गए मुलाजमतों के दौरान, उनको डेथ ग्रांट के उनके क्लेम है, न तो उन पर कोई इतराज है और न वो मंजूर हो रहे हैं। आज से मेमन सेक्रेटरी था वर्कर वेलफेयर बोर्ड का, तो उसने डिप्टी डायरेक्टर एहतशाम को बुलाया और एहतशाम जो है इनका सरगना है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। आपको हम बता रहे हैं तफसीलात, अंदरूनी हकायक, पस्से पर्दा हकायक बेनकाब कर रहे हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड के बारे में। मजीद तफसीलात और हमारे पैनलिस्ट भी आपको ज्वाइन करेंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। बेनकाब में मजीद दस्तावेजात के साथ हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर वर्कर वेलफेयर बोर्ड के हवाले से अहम तरीन हकायक सूबा सिंध के हम रख रहे हैं और आपके सामने दस्तावेजात के साथ बता रहे हैं कि नैब की इंक्वायरीज, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्या खतूत लिख रहा है। 3 नाम इसमें बड़े अहम हैं। मैं उन 3 नामों से पहले उन 3 अहम नामों का जो हमारे पैनल में शामिल है उनका आपको इंट्रोडक्शन कराऊं। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, सूबा सिंध की सियासत और मुल्क की सियासत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जनाब लियाकत शाहवानी साहब इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्ज निगार हैं, और साहबजादा मुजफ्फर साहब माहिर कानून हैं, नैब के लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जिन 3 नामों का इस महकमे यानी वर्कर वेलफेयर बोर्ड में तस्करा है उसमें एहतशाम मियों पहले सरे फहरिस्त नाम है। जैसे मिसाल के तौर पर जब एंटी करप्शन खत लिखता है सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट को तो वो इन 3 नामों का जिक्र करता है कि हमें इन 3 के खिलाफ कंप्लेन मिली है। एक एहतशाम खान यानी एहतशाम मियो जिनका पूरा नाम है, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अमजद पहवर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, मिस्टर असलम सुपरिटेंडेंट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, और फिर जो सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड को महकमा लेबर खत लिखता है वहां भी वो तफसीलात पूछी जाती हैं कि आप बताएं कि अलॉटमेंट फाइल जो है एम्यूनिटी प्लॉट 1167 गज का लांडी लेबर कॉलोनी में, उसकी फाइल हमें दें। उसके साथ वो तमाम के नए लोग एम्प्लॉयर हुए थे साल 2017-18 के अंदर जब इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई हुई थी, उसके बावजूद उसका रिकॉर्ड फराम करें। सफदर अब्बासी साहब, लग ये रहा है कि एंटी करप्शन भी एक्शन लेता है, नैब भी एक्शन लेता है, लेकिन जो भी मुबैना करप्ट टोला है वो इतना स्ट्रांग है कि ना उसको नौकरी से निकाला जाता है बल्कि उसकी तरक्की भी होती है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। सदर साहब, क्या हो रहा है ये वेलफेयर फंड में, वेलफेयर बोर्ड में? सैफान, इससे पहले कि मैं इस स्पेसिफिक जो अभी आपने नाम उठाया पे आऊँ, सबसे पहली बात यह कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है या उसके ज़रिए जो वर्कर्स वेलफेयर फंड जनरेट होता है, ये सारे लेबर रिफॉर्म्स जो थे ये 1970 की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट, उसके दौरान ये सारे इंस्टीट्यूशंस बने, जिसके अंदर सेसी का भी आपने जिक्र किया और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का भी आपने जिक्र किया। ये तमाम इदारे उस वक्त बने थे और ये इनमें से बेशतर जो कंट्रीब्यूशन होती है वो मज़दूरों की अपनी जो उनकी पे मिलती है उससे जो ना वो कंट्रीब्यूशन दी जाती है, जिसके नतीजे में उनको मुख्तलिफ मुराहत मिलती हैं, चाहे वो फ्लैट्स की सूरत में हो, चाहे वो लेबर कॉलोनीज़ की सूरत में, घरों की सूरत में हो, या जिस तरह आपने अभी मैरिज के हवाले से डेथ के अंदर जो कंपनसेशंस होती हैं उस हवाले से लेबर जो मज़दूर हैं जिनकी सख्त उतनी नहीं होती उनको मुख्तलिफ ये मुराहत मिलती हैं जो कि उमूमन उनके अपने पैसे से जनरेट होती हैं। ज़रूर है कि गवर्नमेंट उसमें शायद कंट्रीब्यूट करती हो कुछ न कुछ हिस्सा, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, लेकिन बेशतर पैसा ये वही होता है जो उनके कटौतियों से जो जनरेट होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पहली गवर्नमेंट थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि ये सारे इदारे बने उस ज़माने के अंदर। तो मैं महसूस करता हूँ कि सारे काफ़ी अरसे से जो है ये शिकायत जो है ना मौसूल होती रहती है कि जी उनको प्रॉपर अंदाज में इस वेलफेयर फंड को जो इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जो नाम आपने 3 लिए, मैं समझता हूँ कि इसके अलावा यकीनन ये चीज़ मामला ऊपर तक जाता होगा, ये ज़रूर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट तक नहीं रुकता होगा, ये ऊपर भी जाता होगा। और इसके अंदर जो करप्शन की जो एक तवील कहानी है जो कि आपको मुख्तलिफ जो मजदूर लीडर हैं वो किसी न किसी हवाले से आपको ज़रूर सुनाते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कंडेमनेबल एक्ट है और इसको सिंध गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे जहाँ पे और बहुत सी खराबियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, इस अमर को जो कि वेलफेयर है बुनियादी तौर पे इस मुल्क के उस सूबे के मजदूरों के लिए, उसकी तरफ ज़रूरत तवज्जो देनी चाहिए। और अगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे और ये एक्शन नहीं होंगे, और जिस तरह आपने कहा कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और नैब की तरफ से नोटिस भी लिया गया है, तो जब तक आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो वो फिर उसका मकसद फौत हो जाता है इन तमाम इदारों का। तो मेरी नज़र में इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ जो भी इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात भी मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन आगे चल के हम डिलीवर क्या करते हैं बहैसियत जो गवर्नमेंट है सिंध की हुकूमत है 11 साल से, फिर वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कि उनको ये दिखाना है अवाम उन्नास को और ख़ास तौर पर मजदूरों को कि हम उनके लिए क्या डिलीवर कर सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर यकीनन ये जो शिकायतें बढ़ेंगी और उसके नतीजे में अगर कोई एक्शन नहीं होता तो अल्टीमेटली जो ना उसकी सारी की सारी जो बैकलैश है वो हुकूमत के ऊपर जाता है। सही। अच्छा मुजफ्फर साहब, आपसे अगर पूछा चाहूँ, सादा मुजफ्फर साहब, नैब के हवाले से ये खतूत है, नैब ने लिखे हैं, एंटी करप्शन ने लिखे हैं, सर ये ओवरलैप हो रहा है केस क्या? क्योंकि दोनों तकरीबन यकसा ऐसे मवाद है जो दोनों तलब कर रहे हैं। एंटी करप्शन तो काफी डिटेल के अंदर तमाम 2015 से लेकर विद इफेक्ट टिल डेट
जो मैंने तफसीलात शुरू में बताई थी, मांगी थी उन्होंने, उसे फंड्स के अजरा, मुख्तलिफ मैरिज ग्रांट्स, डेथ ग्रांट्स से मुतालिक हर चीज तफसीलात मांगी गई थी। नैब ने प्लॉट्स के हवाले से तफसीलात मांगी है। ये दोनों ओवरलैप नहीं हो रही लीगली इस वक्त? मुजफ्फर साहब जी शुक्रिया सैफान भाई। देखें, जहां पे नैब की पावर्स हैं, ये एक नैब ऑर्डिनेंस में वाज़े तौर के ऊपर है कि अगर नैब किसी भी मैटर की कॉग्निजेंस ले लेती है तो वो जो दूसरे इदारे हैं जो इस टाइम पे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं सेम ऑफेंसेस को, तो वो रुक जाते हैं। उसकी वजह ये है कि नैब की पावर है सेक्शन 16A की। अभी आपने रिसेंटली ये भी देखा कि जो जाली फेक अकाउंट्स हैं उनका केस जो है अंडर सेक्शन 16A जो है वो अदालत से, बैंकिंग अदालत से ट्रांसफर हो गया पिंडी में। तो ये एक पावर है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी एजेंसी अगर कोई एंटी करप्शन की है या FIA है, वो अगर इन्वेस्टिगेट भी कर रही होगी इस सारे ऑफेंस को, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट यही होगा कि उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा केस। तो इसलिए यही होता है कि जब कॉजेस ले लिया जाता है। जब आपने शुरू में ये प्रोग्राम में बता रहे थे, ये इतने ज्यादा अग्रेसिव हीनियस ऑफेंसेस हैं, मुझे समझ नहीं आती। एक तरफ तो ये नैब की अफादियत को खत्म किस लिए करना चाहते हैं? ये कौन सा इदारा है जो अब इसको इन्वेस्टिगेट करेगा? ये वो करप्शन है जिसकी कहानी कभी खत्म होने को नहीं लगती। ये आप ये देखिए कि कितना जुल्म है कि 3.5 करोड़ रुपया जो इनको जिस मद में दिया गया कि आप स्कूलों की दीवारें ऊंची करें सिक्योरिटी पर्पस के लिए, APS के अटैक के बाद वो 3.5 करोड़ रुपया ये हजम कर गए। ये जो 200 मुलाजमतें हैं, उसके बाद आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन में भी नोटिस लिया, लेकिन फिर भी उसकी भर्ती की गई। इतनी इन्होंने पेपरा रूल्स की वायलेशंस की, इतना जहेज फंड गरीबों का, ये FIRs भी हैं की कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल ऑफेंसेस के तहत मीरपुर माथेलो में जो FIR दर्ज है, वो भी हम नाज़रीन को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इन्हीं अफसरान के खिलाफ जो बैठे हैं ओहदों पे, हमें इनसे कोई शिकवा क्यों गिला नहीं है। हम वो रिपोर्टें, वो फैक्ट्स दिखा रहे हैं स्क्रीन पे जो हमें हासिल हुए, और हमने इनसे राब्ता किया, लेकिन इन्होंने ना जवाब दिया, ना मौकिफ देने को नहीं है, अपनी रजामंदी का इजहार किया। मुजफ्फर साहब, लेकिन ये बड़ा, आप सही कह रहे हैं, अंधोनाक है बड़ा। इसकी जो इस क्राइम का जो इसकी जो ग्रीवियंस है, इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ह्यूज है और आवाम पर है, डायरेक्ट आम आदमी पर है। मुजफ्फर साहब देखिए, मैं जनाब यही तो मैं हैरान हूं कि वो लोग क्यों नहीं फेस करते इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। वो सब कुछ हड़प कर चुके हैं और वो क्या कहेंगे। उसके बाद ये है कि ये बेशक ना करें, नैब के पास पावर है, वो अगर ये 1-2 दफा बुलाएगी, नहीं बुलाएगी तो इनके खिलाफ वो एविडेंस इस्तेमाल करके आगे कोर्ट में ले जाएगी, इनको प्रोसिक्यूट करेगी। तो ये जो इन लोगों का ये हैम्परिंग टेम्परिंग, मैं हैरान हूं जो इस इदारे के इस टाइम सेक्रेटरी बोर्ड वेलफेयर बैठे हैं, उन्होंने क्यों नहीं डिसमिस किया एहतशाम म्यो को, उन्होंने क्यों नहीं डिसमिस किया अमजद को, वो उस सीटों पे क्यों बैठे हुए हैं? क्या वो इस एविडेंस को टेम्पर करना चाहते हैं? उनको इजाजत दी जा रही है या हैम्पर करनी है? इनको फौरन इनको सस्पेंड करना चाहिए ताकि ये उस एविडेंस को ना छुपा सकें। वो जो फेक लेटर्स इन्होंने बेवाओं की मद में या यतीमों की मद में उनको पेंशन मिलनी थी या जो भी उनको फंड मिलना था, इन्होंने जाली कागजात देके आपस में बटोर लिए, ले लिए, और जो जाली अलॉटमेंट्स की, ये अब कोशिश करेंगे कि वो एविडेंस को हैम्पर करें। और इस वजह से ये जो सेक्रेटरी बोर्ड है या बोर्ड के, अब देखें आप सफान भाई, इस बोर्ड के अंदर 10-12 बंदों का ये बोर्ड है। इसमें सिर्फ एक आदमी नहीं सेक्रेटरी के साथ, इसमें मिनिस्टर लेबर है, मिनिस्टर सेक्रेटरी लेबर है, फिर 3 बंदे इसके एम्प्लॉय की तरफ से हैं, 3 बंदे इसको स्पीकर नेशनल असेंबली जो आगा सराज जुरानी साहब है उन्होंने नॉमिनेट किए हुए। क्या वो बंदे सोए हुए कि करप्शन को देख के आंखें बंद करके बैठे हैं? क्यों नहीं वो मिनिस्टर जो इसके ऊपर जिनका नाम वाज़े तौर पे आ रहा है सैयद नासिर अली शाह का, उनको क्यों नहीं दे, उसकी पुष्पनाई क्यों ली जा रही है? इसलिए मैं समझता हूं कि इनको फौरन इनको सस्पेंड किया जाए, इनको ये आपको ओहदों से हटाया जाए। ये जो बात है कि जो फेक अलॉटमेंट्स हैं और इनके खिलाफ सारी इन्वेस्टिगेशन, हम जो दस्तावेजी सबूत दिखा रहे हैं वो उन अफसरान के खिलाफ है जिनके नाम बता भी जा रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं, रिपोर्ट्स में तस्करा है एंटी करप्शन और नैब की। तो यहां तक तो बात है कि दस्तावेजी सबूत के साथ है, इसके आगे जो हो सकता है वो यकीनी तौर पर हम कयास आ रही है और आगे यकीनी तौर पर सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। लेकिन ये जो अलॉटमेंट्स हुई हैं, बेवाओं का पैसा डेथ ग्रांट्स का गैर कानूनी तौर पर या प्लॉट्स की सूरत में फेक और एमिनिटी प्लॉट्स फेक अलॉटमेंट्स कर दी गई हैं, या इस तरह मैरिज ग्रांट्स या स्कॉलरशिप ग्रांट्स हैं। लियाकत शाहवानी साहब, मजदूरों के हक के साथ ये हुआ, और अगर ये चंद अफसरान जिनके बारे में खुद हुकूमत सिंध के खतूत एंटी करप्शन के खतूत बता रहे हैं, तो आखिरकार इनके खिलाफ एक्शन अब तक क्यों नहीं होता और क्या वजह है कि और अगर एक्शन नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या कि ये बैठे रहेंगे इसी तरह से, ऐसे ही चलता रहेगा मामला? क्या शाहवानी साहब?
देखिए सैफान, बड़ा स्पेशल करप्शन का ये स्कैंडल है। हमारे मुल्क के दफातर में जितनी भी किस्म की करप्शन की जाती है, सिवाय पुलिस के बत्ता लेने के, तमाम किस्म के जराइम, क्राइम, करप्शन इस केस में मौजूद है। इस केस में जाली अलाटमेंट्स, गरीब नादार जो वर्कर्स हैं, जो मुलाजिमीन हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके बेवाओं के लिए जो ग्रांट्स रखे हैं, जो फंड रखे गए हैं, उस तक को भी इन्होंने हड़प कर लिया है। जिंदे तो जिंदा, इसमें मुर्दों को भी नहीं छोड़ा गया। जो डेथ जो ग्रांट्स है उन्हें भी इन्होंने हड़प कर लिया है। जैज के नाम पे बेवाओं के पैसे, स्कॉलरशिप के पैसे, और एपीएस वाकया पेशावर के बाद जो 3.5 करोड़ रुपए इनको अलाट किए गए मोर्चे बनाने के लिए, खारदार तार लगाने के लिए, ताकि हमें ब्रेक का कहा जा रहा है सर, गर्दाना वाकया ना हो। आपको कट करके मुझे कमर्शियल ब्रेक है सर, आते हैं इसके बाद आके मजीद दस्तावेजात भी दिखाते हैं, तज्ज़िये तबसरे आप वक्त हमारे पैनलिस्ट के भी अहम तरीन हकायक हैं। यहाँ मसला इस वक्त वर्कर वेलफेयर बोर्ड का है, उसकी दुरुस्तगी का है, उसमें होने वाली मुबैना बदउनवानी का है, जो दस्तावेजात के साथ आपको दिखा रहे हैं, और जिनके नाम आए उनसे राब्ते हुए हैं और उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे, कुछ और दस्तावेजात दिखाएंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के हवाले से अहम तरीन हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला जारी है। हाथ में मेरे जो इस वक्त आप ये एक रिपोर्ट देख रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट शायद स्क्रीन पे हम ना दिखा सके क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल इंटरनल डिपार्टमेंटल रिपोर्ट जो खुद महकमा वेलफेयर बोर्ड ने इस वक्त 3 रुकनी कमेटी ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई और उन्होंने बैठ के इंक्वायरी कंडक्ट करी, और जो नाम बता रहे हैं अस्कर अली शाह, एहतशाम मियो, और इसमें 2-3 नाम जिनको तलब किया गया उस इंक्वायरी कमेटी में, ना अस्कर अली शाह इसमें पेश हुए इस मीटिंग में, ना एहतशाम मियो जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं पेश हुए इस मीटिंग में। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि मिस अप्रोप्रिएशन हुई और मिलियंस ऑफ रुपीस की हुई, डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट और स्कॉलरशिप ग्रांट्स के अंदर, और ये कहा गया कि इस फॉरवर्ड किया जाए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। खैर, मैं इस रिपोर्ट के बारे में सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि ये 10/5/2018 यानी 10 मई 2018 को चेयरमैन नैब को अरसाल की जा चुकी है। ये रिपोर्ट अरसाल की जा चुकी है। अब इस पर क्या एक्शन हुआ है, क्योंकि एक नैब का नोटिस मैंने आपको दिखाया है कि नैब इंक्वायरी कर रही है प्लॉट्स और कुछ चीजों पर, लेकिन इस रिपोर्ट में जो पूरा पलंदा है दस्तावेजात का, किस तरह एक फंड, किस तरह क्या क्या हुआ है इस वक्त, वो चेयरमैन नैब के लिए इस वक्त यकीनी तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नोटिस देने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है। उसमें 3 नाम है, इसमें एहतशाम मियो है, अस्कर अली शाह, 2 नाम ऐसे हैं जो पेश ही नहीं हुए इस कमेटी के अंदर। लियाकत शाहवानी साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, हम ब्रेक की तरफ गए, सर सबूत सारे मौजूद है, इंटरनल डिपार्टमेंट्स जो इस वक्त वो बात करें। अच्छा, हमारा राब्ता इस्लामाबाद में इस वक्त नहीं है, लाहौर में शायद हमारा राब्ता है मुजफ्फर साहब से। मुजफ्फर साहब, चेयरमैन नैब, ये उनको अरसाल हो चुकी है, दिस इज अ कंप्लेन जो मेरे हाथ में है, लेकिन इसके अंदर वो रिपोर्ट मौजूद है जो रिपोर्ट पे किसी वजह से, क्योंकि जहां कुछ इसकी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, क्योंकि ये आ तो गई है, इसके मंदरजात कुछ हमने डिस्कस भी किए हैं, लेकिन आखिरकार चेयरमैन नैब ने क्या किया और क्यों नहीं किया अभी तक कुछ। मुजफ्फर साहब। सफान भाई, जो आपने नोटिस बताया, उन्होंने कॉग्निजेंस तो ले लिया नैब ने इस मैटर के ऊपर सर, लेकिन ये मैं बताऊं आपको, इसमें जो तफसीलात हैं, इसका मकसद ये है कि नैब ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, लेकिन इसके अंदर जो तफसीलात मौजूद हैं, जिस तरह से 3 रुकनी कमेटी ने इंक्वायरी की है, उन तफसीलात के ऊपर एक्शन ये सिर्फ और सिर्फ उसके कुछ हिस्से पर नैब ने शायद नोटिस लिया, पूरी रिपोर्ट पे नहीं लिया। मैं मेरी जानकारी के मुताबिक, जितना मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा, मैं ये कहूं ना कि ये रिपोर्ट ही सफिशिएंट है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने इल्जामात, अभी बेशक वो पूरे इल्जामात नहीं भी होंगे, लेकिन टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स वो सफिशिएंट है कि नैब ने सिर्फ ये देखना होता है कि सेक्शन 9(6) जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत, इन लोगों को ये पैसा दिया गया था, अमानतन दिया गया था, इन्होंने उसमें खुद बुर्द की, ये नैब का ऑफेंस बनता है, नैब का शेड्यूल ऑफेंस है। नैब ने जब इस चीज को देख लिया कि ये सारे के सारे ऑफेंसेस में ये हमारे शेड्यूल ऑफेंसेस हैं, तो नैब ने अपना काम शुरू कर दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन में ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जो एलिगेशंस ये आएंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स आएंगी, और जिस तरह मैंने आगे कहा कि इनको तो फौरन अभी फिलपोर हटाना चाहिए ताकि ये अपने उन ओहदों से हटें। ये जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे नैब को, ये फ्रीली प्रोवाइड किए जाएं।
ये अगर ये बिल फर्ज कोई रुकावट आती है तो ये डिले इन इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इनको फिलहाल तो ये जो 3 नाम आपने लिए जिसमें असगर अली शाह है और ये सर ये इतने पावरफुल हैं कि ये अपने महकमे की तो जो इस बोर्ड ने बिठाकर इंक्वायरी कमेटी बनाई, ये उस कमेटी के सामने भी पेश नहीं हुए और एक बार नहीं 2 बार तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। तो ये आगे आपको लगता है ये जब जो इतना पावरफुल अपने आपको समझते हैं? जी बिल्कुल, ये हद दर्मी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेश नहीं होंगे, इनका वर्जन नहीं आएगा तो प्रोसीडिंग्स तो फिर भी चलेंगी, प्रोसीडिंग्स तो एक्स पार्टी चली जाएंगी, इनके खिलाफ होंगी। तो इनकी यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने ताकतवर है, उनकी पुष्पनाई कितने ताकतवर लोग कर रहे हैं। हुकूमत में बैठे हुकूमत में बैठे लोग इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, तो ये इस चीज का सहारा ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। नैब एक ऐसा इदारा है कि अगर ये पेश नहीं होंगे तो नैब प्रोसीड करेगा, नैब इनकी अरेस्ट में मैं एक और आपको अरेस्ट जब होंगे तो फिर ये सारी इंपॉर्टेंट आपको साउंड बाइट हम सुनाते हैं इस पर कामूज मुल्क खटक साहब की, जो कि एक और लेवल लीडर है जिनकी गुफ्तगू आपने शुरू में सुनी थी कि क्या हो रहा है महकमे में। तो उन्होंने इस महकमे की कारकर्दगी 2014 से कबल और 2014 के बाद, यानी जो 18वीं तरमीम पावर डेवोल्यूशन उसके बाद जो हुआ है, इसमें फर्क पड़ा है। वो कुछ उन्होंने इंट्रोडक्शनी रिमार्क्स दिए हैं उनसे गुफ्तगू के दौरान, जो एक लीबर लीडर हैं, क्या बता रहे हैं महकमे के बारे में, अंदरूनी कहानी। लेट्स हियर दिस। जब 18वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी, 18वीं आईनी तरमीम नहीं थी, ये इस्लामाबाद से चल रहा था, तो उस वक्त लोगों को डेथ ग्रांट 3 महीने में मिल जाती थी, जहेज ग्रांट 1 साल में 7,500 लोगों को मिलती थी, स्कॉलरशिप 7-8 हजार लोगों को साल में मिलती थी, इम्तिहानात दाखिलों से पहले सिलाई मशीनों की स्कीमें चलती थी। जब ये सूबाई खुद मुख्तियारी के नाम पर इन्होंने वफाक से अलहदगी इख्तियार की, 2014 में अपना वर्कर वेलफेयर फंड का कानून बनाया, तो ये सब बंद हो गया। ये आपने 18वीं तरमीम से पहले और 18वीं तरमीम के बाद क्या फर्क पड़ा है इसमें। और अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में, क्योंकि सफदर अब्बासी साहब इस पर बेहतर बात करते हैं, तो उनसे अभी जो टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे हमारा राब्ता स्टूडियोज में नहीं है, लेकिन ये जो रिपोर्ट मैं आपको जिसके मंदरजात पेश नहीं कर रहा, अंदर के डिटेल्स, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट सारे दिखाए हैं आपको। ये रिपोर्ट जो इस वक्त है, जो इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट इस महकमे की है। अब इस रिपोर्ट के अंदर एक बात आपको बताऊं जो बड़ी मुझे इस पर चुपती हुई और बड़ी हैरान कौन और बड़ी जैसे सुन के मुझे अफसोस हुआ, इसमें जहेज ग्रांट भी शामिल है। यानी ये इलीगल ग्रांट्स जो डॉक्यूमेंट फेक और बोगस इनकैश हुई हैं, उसके अंदर आपने डेथ ग्रांट सुना, यानी बेवाओं को तो चीट किया, उसके अलॉटमेंट ऑर्डर्स भी आप देख रहे हैं, फेक एम्यूनिटी प्लॉट सेल किए, वो भी आप ठीक कहते हैं, वो किया, स्कॉलरशिप यानी तालीम के नाम पर भी आपने किया, वो भी ठीक है। उसके बाद जहेज यानी जो उस पर बहनों जिनकी शादियां हैं उनके भी उस पर जो है उनके साथ भी सुलूक किया गया। सफदर अब्बासी साहब और शवानी साहब, राब्ता हमसे बहाल हो गया दोबारा। शवानी साहब, आपसे पहले आपकी ब्रेक पे हम बात काट चुके थे, ये 18वीं तरमीम का भी बड़ा जिक्र हुआ इसमें, और ये तो अंधुनाक मामला जहेज ग्रांट में भी शामिल है। इस पर हुआ क्या आखिरकार, हो क्या रहा है शवानी साहब? जंगलों में एक दरिंदा जानवर है बड़ा मशहूर, हनी बैजर। हनी बैजर जो है किसी भी जानवर को जो है कहा जाता है, हत्ता के वो कब्र खोद के लाश भी निकाल कर उसको भी कहा जाता है। हवाले से बड़ा दरिंदा और बड़ा बदनाम जानवर है ये, जो इस केस में बिल्कुल उसी तरह की दरिंदगी है। आप देखें कि न इसमें बेवाओं को छोड़ा गया, न इसमें यतीमों को छोड़ा गया, न इसमें स्टूडेंट्स को छोड़ा गया, न इसमें वर्कर्स को छोड़ा गया। इस केस में न कोरंगी के 50 फ्लैट्स को छोड़ा गया, न